एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था। सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं। बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश के विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं। पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है? तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहां आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है, ये एक जादुई तवा है जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है।
सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं। मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकूं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा। तुम उन पैसों का उपयोग क्यों नहीं करते? वो असल में। क्या बात है बेटा? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? पिताजी, वो पैसे तो माँ और भाई ले लेते हैं। मैंने अभी तक स्कूल की फीस भी नहीं भरी, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा और फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? ठीक है बेटा। सुरेश अपने पिताजी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी शहर वापस चले जाते हैं। सुरेश की माँ उसके साथ फिर वही दुर्व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब सुरेश में बहुत बदलाव आ चुका था। वो फटाफट घर का सारा काम खत्म करके चुपके से झोंपड़ी में जाता। मुझे 4 गोभी के परोठे चाहिए। तवे पर तुरंत ही गर्मा गर्म 4 गोभी के पराठे आ जाते हैं। सुरेश उन्हें लेकर गांव में निकला और 4 व्यक्तियों को उसने वो पराठे बेचे, जिससे उसे प्रत्येक पराठे के 20 रुपए यानी कुल 80 रुपए मिले। सुरेश ने घर जाके चुपचाप रुपए अपनी अलमारी में छुपा दिए। अब सुरेश प्रतिदिन उस झोंपड़ी में जाता। मुझे 6 परोठे आलू के और 6 परोठे पनीर के चाहिए। तवा सुरेश को गर्मा गर्म पराठे दे देता है। सुरेश वो पराठे लेकर गांव में जाकर बेचता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुरेश के पराठों का गांव में बहुत नाम होने लगा था। एक दिन सुरेश का सौतेला भाई उसे पराठे बेचते देख लेता है। ये सुरेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतने सारे परोठे बेचने के लिए लेकर आया है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ को जाकर बताता हूँ। माँ, जानती हो आज मैंने बाजार में क्या देखा? अरे क्या हुआ? कोई भूत वो देख लिया क्या? अरे माँ, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? मैंने तो उस सुरेश के बच्चे को परोठे बेचते देखा है। तू तो जाके अपने दिमाग का इलाज करा। उसके पास इतने पैसे हैं जो पराठे खरीद सके और बेच सके। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो चलो अभी आप मेरे साथ बाजार चलो और अपनी आंखों से देखो, वो अभी भी बाजार में परोठे बेचता है। माँ और भाई दोनों बाजार जाते हैं, जहाँ सुरेश अभी पराठे बेच रहा था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चल अभी चलकर इसकी खबर लेती हूँ। नहीं माँ, यहीं रुको। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता है। सुरेश बाजार में पराठे बेचने के बाद झोंपड़ी की ओर जाता है। सुरेश की माँ और भाई उसका चुपके से पीछा करते हैं। सुरेश झोंपड़ी में जाके तवे से और पराठे मांगता है। सुरेश की माँ और भाई खिड़की से सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई तवे का कमाल है। चलो माँ, चलकर हम ये तवा चुरा लेते हैं। यदि हमारे पास ये तवा आ जाए तो हम भी परोठे बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं। माँ को भाई की बात जंचती है। जैसे ही सुरेश झोंपड़ी से बाहर जाता है, दोनों मौका पाकर तवा चुरा लेते हैं। वे लोग तवे को अपने घर ले जाते हैं। ए तवे, चल जल्दी से 4 आलू के पराठे दे हमको। माँ और भाई पराठे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, इसमें तो चूहे निकल आए। सुरेश की माँ और भाई बहुत डर जाते हैं। वे किसी तरह चूहों को भगाते हैं। माँ, चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। हमें 4 गोभी के पराठे दे। इस बार उस तवे से एक सांप निकल आता है और वो सुरेश के भाई को काट लेता है। सुरेश की माँ तवा लेकर तुरंत झोंपड़ी की तरफ भागती है। सुरेश, सुरेश,
बेटा अपने भाई को बचा ले बेटा। माँ रोते रोते सुरेश को सारी बात बता देती है। वो सुरेश से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। सुरेश जल्दी से घर जाकर अपने भाई को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। सुरेश की माँ और भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने सुरेश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद भी सुरेश ने अपने भाई को बचाया। इसके बाद सुरेश की माँ और भाई का सुरेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और अब वे लोग सुरेश से बहुत प्यार करते हैं। सुरेश भी जादुई तवे की सहायता से पराठे बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है, जिनसे वो अपनी माँ और भाई की जरूरतें पूरी करता और अपनी पढ़ाई का खर्च भी करता। छोटा गोलू भूख से परेशान होकर अनाज के डब्बे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार उसे निराशा ही हुई। उसने कुछ देर से सोचा, बेचारा, और हर डब्बे को हटाकर देखने लगा। कुछ चावल, गेहूं, दाल के दाने आसपास गिरे हुए मिले। उसने उन्हें उठा लिया, एक बर्तन में उन्हें धोकर फिर पानी में मिलाकर नमक हल्दी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब तो कुछ लाल टमाटरों को ढूंढना पड़ेगा, वरना कुछ दानों से अपने पेट के चूहे नहीं मानेंगे। मन्नू चाचा के खेत में बड़े बड़े टमाटर रहते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू के हाथ में मन्नू चाचा के खेत के कुछ टमाटर आ गए थे। बहुत भूख लगी है, 2-4 टमाटर पेट में डाल दूं, तब आगे बढ़ूं। गोलू टमाटर खा रहा था, इतने में मन्नू चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या रे गोलुआ, चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला था? इतने सारे टमाटर तोड़ लिए। आज के बाद अगर मेरे खेत के आसपास नजर भी आया तो समझ कर रखना, मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। चाचा बहुत भूख लगी थी, सो टमाटर खा लिया, मैं चोर नहीं हूँ। दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी नहीं तो क्या धर्म कर्म कहलाता है। तुझसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो चोरी नहीं करके भले मांग कर खाते हैं। बाकी के टमाटर रख दे और भाग कर जा यहां से। मैं तेरी गंदी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। गोलू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहां से चल पड़ा। वो अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पेट की भूख के लिए इतनी बेइज्जती होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो रुआंसा हो गया था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई काम भी नहीं मिलता। बचपन से ही धुतकार और गालियां ही तो मिली है। कोई रिश्तेदार भी मेरी मदद करने नहीं आता। इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ ही मर गया होता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी है। गोलू घर पहुंचा और उसे चूल्हे पर जलने की बू आई। अरे बाप रे, जो था वो भी गया। कुछ दाने थे वो भी खाने के काम नहीं आए। बाप रे, सब के सब जल गए। उतार कर देखता हूँ, कुछ तो बचा होगा। अरे हाँ, ऊपर के थोड़े दाने बच गए हैं। मेरी गलती से सब हुआ है। भूख का मारा गोलू बेचारा उन जले हुए दाने को खाने पर मजबूर हो गया। वह उस जले हुए खाने को मुंह बनाकर खाता चला। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली है। जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मैं इस कड़वाहट और संघर्ष का सामना करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। देखना है जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है। आज उसे अपने माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बैठकर वो कुछ सोचता रहा। फिर पेट की भूख ने उसे बैठने नहीं दिया। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ जाना था यह वो नहीं जानता था, फिर भी वो चलता चला गया। बहुत दूर चलते चलते उसे एक गुच्छेदार फलों का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके कदम रुक गए। ऊपर वाले का शुक्र है, ये जंगल है, यहाँ के फलों का स्वाद चख ही सकता हूँ। ये कोई चोरी नहीं होगी। अरे, ये तो लीची का पेड़ है। बस फिर क्या था, गोलू ने लीची के गुच्छे तोड़ लिए।
कुछ लीचियां थी और उन्हें वो न गिनते हुए खाने लगा। रस्सेदार लीची का मजा आने लगा। बहुत मीठा स्वाद है। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल ना मीठा होता है। शायद उसने भी बड़ी देर के बाद लीची जैसा फल खाया होगा। गोलू इतना कहते ही लीची के पेड़ से आवाज आई, मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत का फल भी मीठा होता है। अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस क्षेत्र में मेहनत करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जहाँ चाहो वहीं मेहनत कर सकते हो। अगर इरादे पक्के हैं और हौसला बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। उन दुखों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है। अब तुम्हें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोशिश करके देखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास नजर दौड़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। गोलू का पेट भर गया था। उस पर लीची की बातों ने गहरा असर किया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा लीची का पेड़ भी है। पास में नदी भी बह रही है। सामने खाली जमीन भी है। साग सब्जी और अनाज की खेती हो सकती है। बस एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। जमीन को सही करके खेत बनाना होगा। अब घर चलता हूँ और सामान लेकर 1 या 2 दिन में यही बसेरा करता हूँ। दोस्त, बहुत सही राह पर निकले हो। मंजिल की पहचान भी हो गई है। गोलू अपने दुख भूल गया। उसके जीवन में नई योजना जन्म लेने लगी। वो घर गया और उसने अपने मन में नए आशियाने तो बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद वह अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक खच्चर पर घर का सारा सामान लाद लिया था। आज वही रास्ते उसे प्यारे लग रहे थे। जब रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, तब सफर का मजा ही कुछ और होता है। उसके मन में नया हौसला जन्म ले चुका था। वो चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और आसपास नजर डाली तो चौंक गया। उसने पहले जहां लीची का फल खाया था, आसपास लीची के कई छोटे पौधे उगाए थे। अरे, इतनी जल्दी लीची के बीज से पौधे बन गए और बड़े भी हो गए। ये कैसी लीला है मुरली वाले की। 1 2 3 4, अरे पूरे 15 पौधे हैं। हाँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। हिम्मत दे मर्दा तो मदद है खुदा। अब मैं इन सभी पौधों को सम्मान की जगह पर लगा दूंगा। एक दूसरे के बीच में दूरी बनी रहेगी तो ये फलेंगे और बहुत सारे फल भी देंगे। गोलू ने बड़ी मेहनत करके लीची के सभी पौधे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उसने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। इसके बाद उसने मुड़कर देखा तो बड़ा लीची का पेड़ बहुत सारे फलों से लद गया था। प्यारे दोस्त, तुमने मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा। मैं जमीन को सही करके खेत बनाना चाहता हूँ। चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, औजार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे फल किस दिन काम आएंगे? यही तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। समझ गए? समझ गया दोस्त, सब कुछ समझ गया। जिसके सर पर तुम्हारे जैसे दोस्त का हाथ हो, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गोलू ने बहुत सारे लीची के फल तोड़े और बाजार में ले जाकर बेच दिया। बहुत ही उम्दा लीची होने के कारण भाव भी बहुत अच्छा मिला। गोलू ने अच्छा औजार खरीदे और कुछ घर का सामान खरीदा और खच्चर पर लादकर अपने निवास स्थान के पास चला आया। गोलू ने आसपास की जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लीची के छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। वो दिन भी आ गया जब सारे लीची के पेड़ बहुत सारे फलों से सज गए। दूसरी तरफ गोलू ने साग सब्जी और अनाज की खेती भी की। उसे व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने लगा और माली हालत सुधरने लगी।
उसने एक शेरू नाम का कुत्ता भी पाल लिया। एक दिन जोरों की बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गोलू के घर तक आ गया। शेरू भौंकने लगा। गोलू घर के बाहर आ गया। अरे बाप रे, इतना पानी! सब कुछ डूब गया। चलो शेरू, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गोलू अपने खच्चर और शेरू के साथ वहां से चल पड़ा। लीची के पेड़ ने पास में एक ऊंचा टीला बना दिया। गोलू, सबके साथ टीले पर विश्राम करो। प्रकृति के कोप से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन गोलू ने देखा तो उसकी कुटिया पानी में बह गई थी। वहां कुछ भी शेष नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारी बचत की हुई दौलत भी बह गई। शायद इसलिए यहाँ लोग बसेरा नहीं करते। अब सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? गोलू ने लीची के पेड़ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। वहां से रोशनी आई। दूसरे ही पल गोलू के लिए एक शानदार घर तैयार हो गया। शेरू आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेरू, कहाँ चले गए? अब तो घर भी बन गया। इतने में गोलू ने शेरू को अपने मुंह में एक पोटली लटकाए आते हुए देखा। गोलू ने दौड़कर वो पोटली ले ली। उसकी बचत की सारी कमाई उस पोटली में ही तो थी। वाह मेरे शेरू, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से माला माल कर दिया। मेरे दोस्त गोलू, चारों तरफ नजर दौड़ाओ और लीची के फलों को बाजार पहुंचाओ। बड़े व्यापारी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। गोलू ने देखा सामने व्यापारी गाड़ी लेकर लीची लेने के लिए और पैसे देने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ दोस्त, मुश्किल आती है लेकिन उनके बीच से ही राह भी निकल आती है। तुम्हारे कड़े संघर्ष के छालों ने ही तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने की राह बनाई है। गोलू दौड़ता हुआ गया और प्यार से लीची के पेड़ से लिपट गया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ। सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी, तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी, ये पकाकर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो
तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो? बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है, और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ, तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांगकर अपने और अपने घर का पेट भर दूं। माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे, देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सवरी से पूछती है, सावरी, क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है, तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वो सवरी से कहती है, सावरी, एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है। दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है। और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप? मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो।
तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है। इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं। नमन नाम का एक आदमी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, ना ही उसके पास परिवार में कोई था। अकेले ही गांव में घूम घूम कर खाना मांगा करता था और जहां जगह मिले वहां सो जाया करता था। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन नमन मंदिर के पास बैठा था और सभी से खाना मांग रहा था। तभी गीता नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने आती है। नमन उससे भी खाना मांगता है। जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस यही प्रसाद बचा है, यही दे देती हूँ। गीता नमन को प्रसाद दे देती है और उसे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मेरा घर यही पास में ही है। कल मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे घर आएंगे? हाँ हाँ, जरूर। अगर खाना मिलने वाला है तो मैं जरूर आऊँगा। क्यों नहीं, खाना जरूर मिलेगा, आप आ जाइएगा। नमन अगले दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर गीता के घर आता है। गीता का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। नमन डरता डरता गीता के घर के अंदर जाता है। सभी उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। गीता उसे देख लेती है। अरे, इसे आने दो अंदर, मैं इसे जानती हूँ। नमन अंदर आता है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। कितना खूबसूरत है ये सब। बताओ, तुम क्या खाओगे? यहाँ बहुत कुछ खाने के लिए है। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। गीता के पिता गीता को नमन के साथ देख लेते हैं। अब ये गीता किस गरीब भिखारी को उठा कर ले आई है, अभी पूछता हूँ। गीता के पिता गीता के पास आते हैं। अरे गीता, ये कौन है? अब तू किसे लेकर आ गई है मेरे घर में? पिताजी, इसका नाम नमन है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया करो। देखो तो जरा इसे। अरे पिताजी, ये अच्छा है, माना कि थोड़ा गरीब है तो क्या हो गया? अभी के अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। गीता के पिता नमन को घर से बाहर करवा देते हैं। नमन उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन भी गीता की मुलाकात नमन से होती है। वो उस मंदिर के बाहर ही बैठा दिखता है। नमन, मुझे माफ कर दो, कल पिताजी की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। गीता नमन से बात करने आ रही थी, तभी नमन वहाँ से उठकर चला जाता है। गीता वापस उसके पास जाती है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए, आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से, मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगा। नहीं नमन, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे पिताजी की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करूंगी। इसी तरह गीता और नमन के बीच में बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गीता नमन से कहती है, नमन, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझसे उससे शादी करवा रहे हैं। मगर मैं इसमें कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम पसंद हो। उससे मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है और एक घर भी नहीं है। मैं आपको कहाँ रखूँगा? क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे पास तो सब कुछ है ना। चलो चलकर शादी कर लेते हैं, फिर हम अपने घर चलेंगे। गीता नमन से जबरदस्ती शादी कर लेती है और नमन के साथ अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसके पिता जब उसे नमन के साथ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जाओ दोनों यहाँ से, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते आज से खत्म। गीता के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। रोते रोते गीता नमन के साथ घर से बाहर आ जाती है।
नमन, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं कुछ करता हूँ। नमन जंगल से लकड़ियाँ काटता है और धीरे धीरे उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। चलो हम इसमें ही रहते हैं। गीता और नमन उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। नमन कई जगहों पर काम ढूंढने जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। वो गीता को एक वक्त का पेट भर भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। जंगल से फल तोड़कर लाता था और वही फल दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त उसे एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में दिखाई पड़ता है। नमन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर आता है। नमन और गीता दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने ही मेरी देखभाल की है और मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता और नमन उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे, आज से तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही नमन और गीता की झोपड़ी जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे गीता, ये अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। मैं सोच रहा था कुछ खाने के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं? इतना कहते ही उनके पास स्वादिष्ट भोजन आ जाता है और दोनों मिलकर पेट भर भोजन करते हैं। अब वो जो भी मांगते थे वो उस झोपड़ी से उनको मिल जाता था। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर गीता दौड़ती हुई पिताजी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। गीता जादुई झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मिल जाए। इतना कहते ही एक दवा आ जाती है। गीता उस दवा को लेकर पिताजी के पास जाती है और वह दवा पिताजी को पिला देती है। दवा पीते ही उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उठकर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसके पिता नमन और गीता को माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी शंभू नाम के एक ईमानदार दर्जी की है जो दीनपुर नाम के गांव में रहता था। शंभू बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था। उसके जैसा और कोई पूरे गांव में कपड़े सिल ही नहीं सकता था। एक दिन शंभू अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी का लहंगा देकर जंगल की तरफ से घर की ओर लौट रहा था। तब उसने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा जिसका सामान लेकर एक चोर भाग रहा था। चोर चोर, कोई पकड़ो, ये मेरा सामान लेकर भाग रहा है, चोर। ये सब देखकर शंभू चोर का पीछा करने लगा। जैसे तैसे उसने चोर से झोला छीन लिया और उस बूढ़ी औरत को लौटाने गया। बूढ़ी औरत अपना झोला देखकर खूब खुश हुई और शंभू से बोली, धन्यवाद बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस झोले में सारा जादुई सामान रखा हुआ है। अगर वो चोर इसका गलत इस्तेमाल करता तो गड़बड़ ही हो जाती, पर तुमने सही समय पर आकर सारा सामान बचा लिया। धन्यवाद बेटा। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक जादुई कैंची। तुम इसे जैसा कहोगे ये वैसा ही करेगी। इसका समझदारी से इस्तेमाल करना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई और शंभू भी कैंची लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा। और शंभू जैसा जैसा कैंची से कहता वैसा कैंची कपड़ा काट देती। इससे शंभू का काम और भी आसान और तेजी से होने लगा।
शंभू भी कैंची के काम से बहुत खुश था। एक दिन उसे महाराज ने बुलावा भेजा। शंभू के वहां जाने पर महामंत्री ने कहा, शंभू, क्या तुम जानते हो तुम्हें महाराज ने क्यों बुलाया है? हमने सुना कि तुम्हारे पास एक जादुई कैंची है। तुम जानते हो कि शत्रु देश ने सीमा पर दल खड़ा किया है। वो लोग हमारे देश को हथियाने बैठे हैं। इसलिए महाराज तुमसे यह चाहते हैं कि तुम अपनी जादुई कैंची से वह कहो जो मैं कहूँ। महामंत्री शंभू को सारा काम समझाते हैं और शंभू अपनी जादुई कैंची को आदेश दे देता है। ऐ मेरी जादुई कैंची, कर ऐसा धमाल कि शत्रुओं का हो जाए बुरा हाल। ये सुनते ही कैंची हवा में उड़ी और सीधा समुद्र किनारे शत्रु दल के पास जा पहुंची। उसने बारूद की थैलियों में छेद कर दिए, जिससे सारा बारूद फैल गया। नावों की ओर मुड़ी, जैसे ही तोपें सारी नाव में बैठे नौका दल वाले भी रह गए। फिर कैंची दूसरी ओर, जहाँ राजा हाथी पर बैठा था, वो हाथी पे चढ़कर चढ़े और हाथी ने भगदड़ मचा दी। सारे तंबू टूट गए और तंबू पर बंधी मशालें गिर गईं, जिससे चारों तरफ आग लग गई। और इस तरह से शत्रु अपनी जान बचाकर भाग गए। महाराज अपनी सेना के साथ खड़े ये सब देखकर खुश हो रहे थे और थोड़ी ही देर में शंभू की कैंची उसके पास वापस लौट आई। वाह शंभू, क्या बात है, तुम्हारी कैंची तो काफी समझदार है। ये लो तुम्हारा इनाम, एक चांदी का बर्तन। और मंत्री जी, ये लीजिए आपका इनाम, सोने के सिक्कों से भरा थैला। शंभू ये सब देखकर काफी नाराज हुआ और सोचा कि मंत्री जी को सोने के सिक्के और मुझे चांदी का बर्तन, जबकि सब कुछ तो मेरी कैंची ने किया है। और तारीफें मंत्री को मिली और शंभू वहां से उदास होकर चला गया। उतनी ही देर में उसे जंगल वाले रास्ते पर वही जादूगरनी मिलती है। वो जादूगरनी शंभू को इतनी परेशानी में देख उससे उसका कारण पूछती है। शंभू उसे राजसभा की सारी बात बताता है। बेटा, इसमें दुखी होना जायज है। तुमने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए किया, जिससे तुम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए। यदि तुम इससे दूसरों का काम भी करते तो अपनी समझदारी से दूसरा काम भी करवाते तो तुम्हें और भी ज्यादा मुनाफा होता। यही फर्क है तुम में और महामंत्री में। कैंची तुम्हारी थी, पर सारा दिमाग महामंत्री ने लगाया। इसीलिए राजा ने सारा इनाम महामंत्री को दिया, ना कि तुम्हें। अब तुम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना और तुम उससे अच्छा मुनाफा भी कमा पाओगे। अब शंभू ने कैंची का इस्तेमाल सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही नहीं, बल्कि उसने औरों की मदद के लिए भी किया। धीरे धीरे कैंची से उसके कागज कटवाए, कपड़े कटवाए, बड़े बड़े पत्थर कटवाए, चट्टानें कटवाई और टहनियां कटवाई। ऐसे धीरे धीरे करते करते कैंची सारे काम करने लगी, इससे शंभू को बहुत मुनाफा हुआ और शंभू एक बहुत बड़ा जमींदार बन गया और खुशी से जीवन बिताने लगा।